नमस्कार साथियों। केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज एक हम नया चैप्टर फिर से शुरू करेंगे जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। चलिए समय न व्यस्त करते हुए शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। ये दिव्या एक छोटी अनिल की बहन है और कह रहे हैं कि वो शुरू से कमजोर है, वीकनेस है उसको, ठीक है, शारीरिक रूप से वो कमजोर है। कह रहे हैं कि पहले थकान महसूस होती थी और अब ये हो गया कि किसी काम में मन नहीं लग रहा है और भूख भी पहले से कम लग रही है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। तो हॉस्पिटल जब गए तो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि लगता है कि दिव्या को खून की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। डॉक्टर ने कहा कि जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो डॉक्टर साहब ने उनको जांच के लिए जब भेजा तो जो अनिल थे उनके भाई उनको अपनी ही जान दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा कहो अनिल कैसे आना हुआ। पूछा कि अनिल बताओ कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो अनिल ने डॉक्टर दीदी को बताया कि दिव्या को डॉक्टर साहब ने आपके पास खून की जांच के लिए भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या को उंगली से रक्त की कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा ब्लड लिया और जो है शीशी में रखने के बाद उसको जो है स्लाइड पे लगा दिया और फिर बोली कि कल हॉस्पिटल आ जाना और दिव्या की रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो फिर से आवाज आई आ जाओ। तो अगले दिन जैसे ही अनिल पहुंचा तो उसने जो है दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कि आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। तो जब अंदर गया अनिल तो उसने देखा कि डॉक्टर दीदी एक सूक्ष्मदर्शी से जो है उस स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे पर वह रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछती हुई बोली अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर दीदी गई थी डॉक्टर दीदी तो उन्होंने अनिल से हाथ से बैठ जाओ। अनिल बैठ गया। लेकिन जब डॉक्टर दीदी फ्री हुई तो तौलिए से हाथ धुली, साबुन से हाथ धुली, तौलिए में पोंछी और पोंछने के बाद बोली अनिल से कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया में रक्त की कमी हो जाती है, आप लोगों को पता होगा। कह रही चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोली दीदी से एक सवाल पूछूं। तो अनिल के मन में जिज्ञासा मतलब होती है जानने की इच्छा। तो उसने कहा दीदी एक सवाल पूछूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा हाँ हाँ पूछो क्या हुआ, एनीमिया से आपका मतलब क्या है दीदी, उसने पूछा। डॉक्टर दीदी से उन्होंने पूछा अनिल ने कि एनीमिया का क्या मतलब है, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली अनिल देखने में रक्त का लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। दीदी ने बताया डॉक्टर साहिबा ने कि अनिल इसके लिए तुम्हें जो है लाल जो खून है उसके बारे में जानना होगा। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो खून है वो पानी की तरह मतलब द्रव की तरह लिक्विड के फॉर्म में दिखता तो जरूर है, लेकिन अगर इसे सूक्ष्मदर्शी से देखें तो भानुमति का पिटारा है। भानुमति का पिटारा मतलब इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पर दिखती नहीं है बाहर से। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, एक भाग वह जो तरल है, दूसरा जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कण, कुछ सफेद कण, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता है, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। तो डॉक्टर साहिबा ने बताया कि अनिल मोटे तौर पर खून के दो भाग होते हैं, आप लोग भी समझ लीजिएगा।
अगर ये क्वेश्चन आता है कि खून के कितने भाग होते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है, मोटे तौर पर जो है खून के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा भाग ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े कण होते हैं, कुछ लाल होते हैं कुछ सफेद, जिसको हम बिम्बाणु कहते हैं। बिम्बाणु का मतलब होता है प्लेटलेट कण, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी सबने सुना होगा, तो उसको हिंदी में बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिकाएं, और आरबीसी को बोलते हैं रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं मतलब लाल रुधिर कणिकाएं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे से एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। उसके बाद में फिर दीदी ने एक स्लाइड लगाई और सूक्ष्मदर्शी के सहारे उन्होंने कहा कि देखो अनिल, ये जो लाल कण दिख रहे हैं ये जो है आरबीसी है, मतलब लाल रुधिर कण हैं। तो इस तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो ये बने हुए हैं ये लाल रुधिर कण आपको जो है गोल गोल दिख रहे हैं, ये लाल रुधिर कण हैं। स्लाइड देखो, मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। स्लाइड देखकर आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद के बारे में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने जब आरबीसी देखा तो उसने देखा कि इतने सारे कण हैं उसमें, वो कभी कल्पना नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी। बालूशाही के कलर का ही है। बालूशाही एक मिठाई होती, आप लोगों ने खाया होगा, और लाल कलर की होती है। अनिल ने कहा कि जो है ऐसा बालूशाही इसमें रख दी गई। बोली, लाल कण की बनावट बालूशाही की तरह ही होती है, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। कह रहे हैं कि बालूशाही की तरीके की बनावट ही होती है। जैसे अवतल लेंस आपने देखा होगा, अगर जो साइंस के स्टूडेंट है उन्होंने अवतल लेंस जो कॉन्केव होता है, कॉन्केव लेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में अवतल दर्पण बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। तो क्या होता है, दोनों भाग उभरे होते हैं और बीच में थोड़ा सा पतला होता है। तो उन्होंने बताया कि तरीके का होता है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। दीदी ने बताया, डॉक्टर साहिबा ने, कि इनकी जो है लाखों में संख्या होती है आरबीसी की। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। कह रहे हैं कि अगर हम 1 ml ब्लड ले लें, 1 ml खून ले लें, तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। कह रहे हैं कि यही रीजन है कि लाल रक्त हमें नजर आता है, ये जो कण है इसी वजह से। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। तो दीदी ने बताया, डॉक्टर साहिबा ने, कि जब हम लोग ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं तो ऑक्सीजन में जो साफ ऑक्सीजन होती है वो शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का कार्य ये लाल रक्त ही कणिका, इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। कह रहे हैं ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका जीवन काल 4 महीने होता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने होता है, तो 4 महीने आप रख लीजिएगा नोट करके, इतना ही होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ अगले उससे अगले दिन। कह रहे हैं कि लेकिन ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सारे एक साथ नहीं नष्ट होते हैं। कुछ आज होते हैं, कुछ कल, कुछ अगले दिन, और कुछ उसके अगले दिन हो जाते हैं, ठीक है। तब तो कुछ महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। क्या कह रहे हैं कि क्या कुछ महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे? यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता। उन्होंने मुस्कुराकर बोला, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। कहें कि हर बनते रहते हैं जो नए कणों के बीच लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कण का निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हड्डियों के बीच में जो अस्थि मज्जा होता है, मज्जा को अस्थि मज्जा बोलते हैं, तो वो ऐसे कारखाने होते हैं जो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करने में हमेशा लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। कह रहे हैं कि इसलिए जो है हमें प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए और आयरन चाहिए। लौह तत्व मतलब होता है आयरन। ये सब उसके लिए क्या होते हैं, कच्चे माल के लिए की तरह वो होते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये सारी चीजें रखी हैं। ये सारी चीजें जो है हमें ब्लड के लिए काफी ज्यादा नीड होती है इनकी। या पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सारी चीजें जो हैं
ये तत्व उपयुक्त मात्रा में जो है मतलब लेने चाहिए, मतलब लेने होते हैं उसके लिए। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यक नहीं मिल पाता, कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। डॉक्टर दीदी ने बताया पूरा कि अगर ये सारी चीजें आप कोई नहीं ले रहा है, हर तरीके से प्रोटीन विटामिन और आयरन उसको नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है कि शरीर को जो है उन जो अस्थि मज्जा में जो कारखाने हैं उनको पूरी तरीके से चीजें नहीं मिल पाती, मतलब पूरी तरीके से माल नहीं मिल पाता है। और जब माल नहीं मिल पाता है तो रक्त कण बन नहीं पाते, और जब रक्त कण बन नहीं पाते तो शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, और जो लाल रक्त की कमी हो जाती, लाल कणों की कमी हो जाती, इसी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से ही हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। हाँ, दीदी बोली हाँ, कहना काफी हद तक। तो अनिल ने पूछा, संतुलित आहार लेते रहे तो एनीमिया नहीं होगा? तो दीदी ने कहा कि हाँ, शायद तुम काफी सही तक कह रहे हो, ये कहना सही भी होगा। यह तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। तो डॉक्टर दीदी ने बताया ये तो बहुत कारण है एनीमिया होने के, लेकिन हमारे जो देश में है वो पौष्टिक आहार की बहुत बड़ी कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े हो जाना। तो एनीमिया का एक बड़ा कारण होता है पेट में कीड़े हो जाना। इसको नोट करके रख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले। तो कह रहे हैं कि अगर आप पौष्टिक आहार ले रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर पेट में कीड़े हैं तो एनीमिया के चांसेस हैं। एनीमिया ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। दीदी ने बताया ये जो कीड़ों की बात हम कर रहे हैं, ये जो है दूषित पानी और दूषित खाने से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से खाद्य पदार्थ को ही ग्रहण करें। कहीं इनसे अगर बचना है तो हमें ये जानना है कि जो है ये जो भी हम चीज खा पी रहे हैं बिल्कुल साफ स्वच्छ है कि नहीं है। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिए। कहना अगर इनसे बचना है तो हाथ बिल्कुल साबुन से अच्छे से धो लें और साफ पानी पिए। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। कह रहे हैं कि अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जो है जमीन के ऊपरी परत पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, उधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो कह रहे हैं कि ऐसा भी होता है कि जो है मिट्टी की जो सतह होती है, मतलब धरती की जो सतह है उस पर कई सारे ऐसे जो है कीड़े होते हैं जो अंडे देते हैं, और जो है उस पर लार्वा हो जाते हैं, वो शरीर में चिपक जाते हैं, तो इधर उधर फैल जाते हैं और पेट में चले जाते हैं। उससे बचने का सहज उपाय है कि जो शौचालय है घर पे उसी का यूज करें और नंगे पैर इधर उधर ना घूमें। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल ने बोला। तो उन्होंने कहा डॉक्टर जी बात बताइए, बहुत अच्छी बात बताई आपने। वह पल भर सोच में डूबा, फिर बोला आपने बताया कि रक्त में सफेद कण और बिम्बाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो उसने पूछा कि जो है डॉक्टर दीदी आपने तो बताया था सफेद रक्त कणिकाएं और बिम्बाणु होते हैं, उनका क्या काम होता है? बिम्बाणु प्लेटलेट को कहते हैं, फिर से आप ध्यान रखिएगा। दीदी बोली सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। दीदी ने बताया सफेद कण होते हैं वो हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यह मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो दीदी ने यह बताया कि जो सफेद कण होते हैं WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए एंटीबॉडीज होते हैं, मतलब वीर सिपाही होते हैं। और जब बाहर से कोई भी रोगाणु हमारे पर अटैक करता है तो सफेद कण उनसे जो है लड़कर सामना करते हैं, और जहां तक संभव होता है रोगाणु घर के भीतर मतलब कि शरीर के भीतर नहीं हो पाते हैं, और वो ये समझ लो कि हमारी रक्षा करते हैं। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त क्रिया में मदद करना, कह रहे हैं। और जो प्लेटलेट होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। तो अब ये आप याद रखिएगा कि जो WBC होती है वो हमारी जो है एंटीबॉडी होती है, जो कि बाहरी जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ती है, ठीक है। और ये जो हमारा बिम्बाणु होता है प्लेटलेट काउंट्स, ये क्या करता है हमारा जो है
ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, मतलब रक्त जमाव में काम करता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। कह रहे कि जो रक्त का तरल भाग होता है प्लाज्मा, वो एक प्रोटीन टाइप का होता है। उसका काम क्या होता है, जहां भी चोट लग जाती है उसके ऊपर जो है क्या एक दीवार बना देती है मकड़ी के जाले के तरीके से। विम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और जो होते हैं प्लेटलेट्स होती हैं वो इससे चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। कह रहे हैं इसलिए जो है जब वो दीवार बन जाती है तो इससे जो है रक्त निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। तो इन्होंने कहा, दीदी अगर घाव बहुत गहरा हो तो खून तो बहता ही रहता है। हाँ, उस व्यक्ति ऐसे समय उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने बताया कि अगर ऐसी स्थिति है, चोट लगी है, तो ऐसी स्थिति में उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हुई तो कुछ टाँके लगाने पड़ सकते हैं और अगर डॉक्टर दूर है या पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है तो उसको जहाँ पे चोट लगी उसको कसकर बांध दो और साफ कपड़ा बांध दो। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो कि उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। कहें कि अगर दबाव पड़ता है तो खून का बहना कम हो जाता है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा लाभकारी होता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। दीदी ने बताया कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा खून बह गया तो क्या होगा कि उसको जो है खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, दीदी ने उससे बताया। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अनिल ने फिर पूछा कि क्या किसी भी आदमी का खून चढ़ा देंगे हम? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में बांटा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। जरूरतमंद व्यक्ति के समूह रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो दीदी ने बताया कि जरूरतमंद को जिस भी समूह का रक्त चाहिए होता है उससे जांच किया जाता है पहले, फिर वही खून चढ़ाया जाता है उसी समूह का। लेकिन जरूरत के समय यदि रक्त समूह का कोई व्यक्ति न मिले तब, अनिल ने पूछा, कह रहे अगर जरूरत है और उसका कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है तब क्या होगा? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। प्रायः हमारे हर हाल में इस तरीके के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। तो दीदी ने बताया कि ऐसी आपात स्थिति में, आकस्मिक स्थिति में ब्लड बैंक बनाए जाते हैं और हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक होते हैं जहां हर तरीके का जो है रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। कह रहे कि अगर ऐसी स्थिति पड़ती है तो इसके लिए हम लोगों को भी तैयार रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग अगर रक्तदान करते रहेंगे तो जो है इसकी आवश्यकता हमेशा पूरी होती रहेगी। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा। कहने कि क्या हम भी रक्तदान कर सकते हैं? अनिल ने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। कहने कि नहीं, अभी नहीं, तुम छोटे हो और एक स्वस्थ व्यक्ति 18 साल से ऊपर जिसकी उम्र है वही रक्तदान कर सकता है और एक समय में उससे केवल 1 यूनिट मतलब 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। लोग ये समझते हैं कि अगर रक्तदान कर दिया तो कमजोरी हो जाती है, लेकिन डॉक्टर दीदी ने बताया कि ये विचार जो है ये गलत है। हमारा रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त की किसी जरूरत व्यक्ति के लिए जाए तो इससे दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। कह रहे कि वैसे शरीर में जो है बहुत ज्यादा रक्त होता है 5 लीटर और 300 ml निकाला जाता है। अगर किसी व्यक्ति के लिए ये जो है जरूरत है तो इसमें डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दीदी ने समझाते हुए कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। अनिल ने कहा, दीदी मैं बड़ा हो जाऊंगा तो नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। तो शाबाश अनिल, दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो दीदी ने अनिल को पीठ को ठोकते हुए उसको शाबाशी दी। तो ये यतीश अग्रवाल प्रेरणादायक
जो है पाठ जिससे हम लोगों ने सीखा, और बहुत सारी जो रक्त के बारे में जानकारी थी वो हम लोगों ने सीखी। और पाठ को पढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता चल रहा हूँ, तो आप लोग जो है इसको पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए। जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। ठीक है, ये पाठ से कुछ चीजें हैं, ये देख लीजिए। भाव के लिए क्या करना चाहिए। पहला तो है कि सफेद अच्छा साफ सुथरा कपड़ा बांध देना चाहिए, और या फिर डॉक्टर के पास टैंके लगवाना चाहिए। ठीक है, खून को भानुमति का पटारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि खून में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट काउंट। ठीक है, ये सारी चीजें पाई जाती है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एनीमिया से बचने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ठीक है, हरी सब्जियां फल जो भी हो वो खाना चाहिए। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचना चाहिए। तो पेट में कीड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर आपने हाथ नहीं धुला है अच्छे हो जाते हैं, फिर कीड़े हो जाते हैं। नंगे पैर घूम रहे हैं तो पेट में कीड़े हो जाते हैं। शौचालय अगर घर में बनवाए, शौचालय का इस्तेमाल करें और हाथ साबुन से अच्छी तरह धो करके इन सब का प्रयोग करें तो पेट में कीड़े होने से बचा जा सकता है। रक्त को सफेद कण को विष सिपाही क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज के तरीके से काम करते हैं, बाहरी आक्रमण से लड़ते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ होता है। ब्लड बैंक में रक्तदान अगर आप करेंगे तो ब्लड बैंक में रक्त की जो है नीड है, वो जो कमी होगी वो पूरी होती रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है। तो लाल कण पहुंचाता है। ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, फेफड़े, श्वास नली, सफेद कण, लाल कण। तो लाल कण पहुंचाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हमने कर लिए। ठीक है, और देखिए रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किन खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज्यादा होता है लोहा। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आपको लोहा जो है बताना पड़ेगा। ठीक है, विम्बाणु प्लेटलेट की कमी किसके कारण पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि बीमारी किसमें पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं अगर प्लेटलेट की कमी किस बीमारी में पाई जाती है। अगर आपको मलेरिया हो गया है तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से हमने पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन आंसर इसके हल कर लिए। ठीक है, तो फिर मैं बोलता हूँ कि जो लोग नए हैं इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ये आप लोगों के लिए ही बेहतर है। और फिर मैं बोलता हूँ कि अगर आप आए हैं तो एक बार वीडियो को पूरा देखें, भले स्पीड बढ़ाकर देखें, 1.5 गुना 2 गुना करके। ठीक है, कमेंट करेंगे तो मुझे पता होगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और कोई डाउट आपके हो रहे हैं। लेकिन जो पढ़ेगा ही नहीं तो उसे कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए, आपको जैसा उचित लगे वैसा करते रहिए, नोट्स बनाना है बनाते रहिए, और नहीं देखना है तो फिर मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो।